पंचायती राज, पंचायती राज व नगरीय निकायों में, पंचायती राज व नगरीय निकायों में राजस्थान सरकार ने, पंचायती राज व नगरीय निकायों में राजस्थान सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया है। अब आप इसको ऐसे लिख लो, 5वीं ओब्लिक 8वीं ओब्लिक 10वीं पास, 5वीं ओब्लिक 8वीं ओब्लिक 10वीं पास। परंतु परंतु इस वर्ष के चुनाव में, इस वर्ष के चुनाव में, इस वर्ष के चुनाव में इसको समाप्त कर दिया। इस वर्ष के चुनाव में इसको समाप्त कर दिया। मतलब पहले ऐसे था कि वार्ड पंच के लिए 5वीं था, सरपंच के लिए 10वीं था, इस प्रकार से था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस साल जो पंचायत राज के, हाँ 20-21 में हुए हैं अब दोनों। हाँ जी, लिख रहे हो ना? क्योंकि ये राज्य सरकार ने इस साल वापस समाप्त कर दी। वैसे मैं आपको बताऊं, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है क्या, इसको समझो। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 103, 103, और इसमें 89 और प्लस करो, देखिए कितने होते हैं, 192। हाँ, ये प्लस करते हैं, ये तो केंद्र के हिसाब से हैं, केंद्र में, और ये राज्य में। देखना, समझना इसको। ऐसा है इसमें लिखा हुआ कि केंद्र में संसद सदस्य होते हैं ना, संसद के, संसद सदस्यों को आप क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनकी इन संसद सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना है ना, योग्यता का निर्धारण करना है ना, ये निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परंतु इसके लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की सलाह से, ऐसा विधान है। जैसे आपको अभी पता होना चाहिए कि भारत में सांसदों की योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है, न्यूनतम क्वालिफिकेशन का नहीं है, संतानों का नहीं है वास्तव में। यानी अनपढ़ व्यक्ति भी भारत का सांसद बन सकता है, लोकसभा राज्यसभा में किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, और यहां तक कि फिर उसको मंत्री और बना दिया जाता है। गोलमा देवी, राबड़ी देवी हमारे ज्वलंत उदाहरण है ना। इसका मतलब कभी भी यदि संसद सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाएगा, योग्यता में कुछ भी हो सकता है, तो उसका निर्धारण करने वाला कौन हो गया? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के परामर्श से करेगा। उसी प्रकार राज्य में भी, राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब हो गया कि चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, इन दोनों को एमएलए बोलते हैं, है ना। इन एमएलए की सदस्यों की योग्यता का निर्धारण जो किया जाएगा वो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो सलाह है वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही सलाह पर राज्यपाल उसकी उनकी योग्यता का निर्धारण करेगा। ऐसा क्यों? राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह से करना चाहिए, राज्यपाल तो राज्य स्तर की बात हो रही है तो। परंतु याद रखना, एमएलए का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एमएलए का चुनाव कौन करवा रहा है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जब चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवा रहा है तो सलाह भी वही देगा। जैसे मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो इस सब्जेक्ट की सलाह भी कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस लेवल तक का आपको पढ़ना चाहिए, सलाह भी मैं ही दूंगा। इसका मतलब जो चुनाव करवा रहा है उसी से सलाह ली जाएगी। और राज्य स्तर पर राज्य में एमएलए की योग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इस बात का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? 192 में। और केंद्रीय स्तर पर सांसदों की योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार किसको दे रखा है? राष्ट्रपति को। कौन से अनुच्छेद में? 103 में। ये तो होती नहीं है। ये इसलिए नहीं हो रही है, यहां सरकार के ऊपर गाज गिर जाती है। मैं तो मेरी भाषा में बात करूं, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जैसे कोई वरिष्ठ नागरिक है, वो सॉरी वरिष्ठ नेता है, वो अनपढ़ है लेकिन उसका दबदबा है। अब बताओ आप उसको क्या
चुनाव लड़ने से इनकार करवा सकते हो ये कानून बना करके। सरकार में ऐसे लोग काफी हैं। 8वीं पास वाले को आप चिकित्सा मंत्री बना सकते हो वर्तमान में। यदि योग्यता निर्धारण करोगे ना एमएलए की, तो कम से कम ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, स्नातक करनी पड़ेगी। और स्नातक कर दी तो फिर आप वर्तमान के इन सीनियर लीडर्स को खोल दोगे आप। इसलिए न तो राज्य स्तर पर हो पाया न केंद्रीय स्तर पर, लेकिन राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर पंचायत राज का जरूर कर लिया था। पंचायत राज और नगरीय निकाय में क्या कर लिया था, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान कर दिया। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उनको कर दी थी कि भाई 5वीं 8वीं आप इस प्रकार से पास होंगे तो ये आपको पंचायत राज में चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। परंतु इस वर्ष पंचायत राज ने यानी पंचायत राज विभाग ने राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान को समाप्त कर दिया। अब आगे कभी बनती है, 5 साल में तो नौकरी लग जाएगी आप लोगों की। 5 साल हो गए अभी चुनाव, 5 साल बाद में होंगे, तो 5 साल में आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि मान लो पुनः लागू कर देती है तो आपको इतना सा इन नोट्सों में चेंज करना है कि किस स्तर पर किस किस को कितना कितना न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया है वही करना, और बाकी डिट्टो हो जाएगा। मुस्कुराओ मत, तो देखो बता रहा हूँ भाई, मान लो 5 साल बाद तक का और इंतजार करना पड़ जाए तो। क्लियर हो गया। हालांकि मुझे लगता नहीं कि पंचवर्षीय योजना आप बना पाएंगे, आप तो 1 वर्षीय योजना के तहत ही आए हो। और 1 वर्षीय योजना नहीं बनाना, वरना तो फिर बाद में विलंब हो जाएगा। नौकरी तो इसी साल लगनी है, इसी वर्ष लगनी है, इसी वैकेंसी में लगनी है। टारगेट लेके चलो, क्योंकि हाथ धो के पीछे पड़ने से फायदा नहीं है, नहा धो के पीछे पड़ो। शायद ऐसा ही होगा, हो रहा होगा। हाँ, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप कर रहे हो ऐसा, है ना। छुट्टियां खूब मारते हो लेकिन आप लोग। दूसरी लाइन क्या थी इसमें बताओ, दूसरी लाइन ऊपर वाले में देखो, दूसरी लाइन बताओ, बताओ। आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण। देखो, महिलाओं को आरक्षण के लिए 1/3 का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। एक बार आरएस प्री के अंदर देखो कैसे प्रश्न आया था, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। देखना ऐसे था, 33%, 30%, 50% और 33.33%। ये प्रश्न आया हुआ है, 4 ऑप्शन ये थे। पंचायत राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, बताओ कितना दिया है। हाँ, ये करूं या ये करूं, नीचे वाला करूं ना। और ये नहीं हो तो, इनमें से कोई नहीं हो तो, इनमें से कोई नहीं। पंचायत राज में वास्तव में महिलाओं को जो आरक्षण है वो 1/3 है। 1/3 का मतलब 33.3333 ऐसे चलता ही रहता है ये क्लियर है ना। लेकिन महिलाओं को महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए पंचायत राज में इनके आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था, कर दिया गया था। तो वो कब कर दिया गया, 2008 में। तो 2008 से महिलाओं का पंचायत राज में कितना आरक्षण हो गया है, 50%। मूल संविधान में संवैधानिक आधार पर कितना प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया, 1/3। 2008 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत महिलाओं को कितना आरक्षण दे दिया गया है, 50% दे दिया गया है। क्लियर है, था, है, लिख लो। पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में, पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में, पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण 1/3 दिया गया था, 1/3 दिया गया था। परंतु परंतु 2008 से, परंतु 2008 से राजस्थान में, 2008 से राजस्थान में महिलाओं को आरक्षण बढ़ाकर, महिलाओं को आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है, बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितना है, 50। अंडरलाइन कर दो, बढ़ाकर 50% को अंडरलाइन कर दो। वर्तमान में महिलाओं, अब ये 50% का मतलब ये हुआ कि
50% महिलाएं चुनाव लड़ेगी। तभी तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में सरपंच न होकर के सरपंच पति ज्यादा हैं, अखबार में भी आता है ना। तो ज्यादातर काम तो देखने वाले पुरुष हैं, तो लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे सहभागिता बढ़ रही है और इस प्रकार से 50% वर्तमान में है। तीसरा पॉइंट था आपका संतानों वाला। संतानों को तो यहां ही समझ में आएगा, बाकी लिखवा दूंगा। संतानों के लिए कर दिया गया था हम दो हमारे दो, पंचायत राज में स्पष्ट कर दिया गया 1995 का नियम कहते हैं इसको। आजकल पंचायत राज को लेकर ग्रामीण प्रवेश में एक लाइन कहते हैं, 95 का नियम थोड़ी लग रहा है। अब वो 95 का नियम क्या है, ऐसा कहा है, इसको समझने के लिए समझना। 1995 से पूर्व किसी भी जनप्रतिनिधि के जितने भी सदस्य हैं, संतान, सदस्य का मतलब संतान है, उसको एक काउंट किया जाता है, कितनी भी हो एक काउंट किया जाता। और 1995 के बाद में जितनी है उनको प्रॉपर जितनी है उतनी काउंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दो तीन अपवाद भी है यहां पर समझना। जैसे मान लो कि 1995 से पहले किसी जनप्रतिनिधि की 5 संतान थी, पहले इतनी ही होती थी, है ना, आजकल कम हो गई। और 1995 के बाद में एक और हो गई, तो आप इसको कितना काउंट करोगे? 2। 95 से पहले की कितनी भी है, कितनी काउंट होगी? 1। और बाद की कितनी होगी? 1। जितनी है उतनी काउंट होगी। आपको पता है कि काफी लोग किसी का नॉमिनेशन रद्द करवाने के लिए और संतानों का ब्यौरा लेकर के और रिटर्निंग ऑफिसर के पास चले जाते हैं। आप जैसे रिटर्निंग ऑफिसर बनेंगे वहां पर, आपको ये पढ़ाई हुई जानकारी वहां पर काम देगी। हालांकि आपको ट्रेनिंग देकर भेजा जाएगा, परंतु फिर भी तो वहां रिटर्निंग ऑफिसर के पास में ले जा करके और आपको एप्लीकेशन देंगे कि साहब देखिए इसके तो संतान ही 6 है। वास्तव में 6 ही है, संतान ही 6 है, आप कैसे इसको एलिजिबल कर रहे हो? फार्म को आप अप्रूवल कैसे कर रहे हो? इसका तो रिजेक्ट में डालो। फिर आप ये कहेंगे कि नहीं, रिजेक्ट नहीं हो सकता। फिर वो क्या कहेगा, इसने तो घूस दे दी, अंदर रिश्वत दे दी, इसने तो जैक लगा दिया, जुगाड़ लगा दिया, जो भी है एक्स वाई जेड बोलेगा। लेकिन आपने कौन से नियम के तहत उसको एलिजिबल किया? 95 वाले। तो पंचायत राज और नगरीय निकाय में 1995 का नियम का मतलब है 1995 से पहले जितनी भी संतान थी उसको एक काउंट किया जाता है, और बाद में जितनी भी होती है उसको प्रॉपर काउंट की जाती है। हाँ बता रहा हूँ। इसमें भी महीना फिक्स कर रखा है, ऐसे नहीं, और महीने में भी डेट फिक्स कर रखी है। अब आप ये मत करना 12 बजे से पहले तो पूर्व में आ जाएगी, 12 बजे बाद वाली बाद में आ जाएगी। सही बात है, बात ही कर रहे हैं। तो इसमें जो अपवाद वो ये है कि जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति के इससे पूर्व जितनी भी संतान है, जैसे 5 ही है, अपन 5 को लेकर चलते हैं, और उसके बाद में एक साथ जुड़वा हो गई, ट्विंस हो गए, तो अब आप इसको फार्म को रिजेक्ट करोगे या नहीं करोगे? याद रखना, ट्विंस को एक ही काउंट किया जाता है। ट्विंस को भी कितना काउंट किया जाता है? वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बढ़ गए, नंबर ऑफ आपकी संतानें तो बढ़ गई, लेकिन ट्विंस को 1 ही काउंट किया जाएगा। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। कैसे कि 95 से पहले वाले को तो एक काउंट किया जाएगा चाहे कितने ही हो, और 1995 के बाद में होने वाली संतानों को पूर्ण काउंट किया जाएगा, परंतु यदि जुड़वा यदि किसी के है तो उसको एक काउंट किया जाता है। और उसके बाद में ये दो बात क्लियर हो गई। तीसरा, 1995 से पहले तो उसकी 0 थी, और 1995 बाद में पहले 1 हुई उसके, जैसे 97 98 जो भी है, और फिर एक साथ 2 हो गई, ट्विंस हो गई। तो अब आप उसको एलिजिबल करोगे या नहीं करोगे? करेंगे, क्योंकि ट्विंस को आप क्या कर रहे हो, इधर भी गोला मार दिया मैंने, इधर भी इसलिए गोला मार दिया कि ट्विंस को आप एक ही काउंट करेंगे। तो किसी के 3 है, जैसे एक मेरा स्टूडेंट था, और स्टूडेंट के 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियां थी, ट्विंस थी। तो वो आरएस बन गया, तो उसमें एक मंदबुद्धि थी, तो अभी उसके एक लड़का हो गया, तो संतान कितनी हो गई? 3। जबकि उसकी काउंटिंग कितनी हो रही है? 2, है ना, क्योंकि ट्विंस है। और वो मतलब काफी मतलब वो था। फिर मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, सरकारी सेवा में भी एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग रहा है अब धीरे धीरे, अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी हो रहा है कि यदि जिसके 2 से ज्यादा संतान है तो उसको सरकारी सेवा में बहुत सारे परिलाभ नहीं मिलेंगे। अभी तो यही बोला है, हो सकता है नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए भविष्य में, ऐसा भी नियम बनाया जा सकता है। समझ गए क्या आप? इसलिए इनको बहुत बड़ी सावधानी रखनी पड़ रही है। तो जस्ट मेरा ये कहना है कि पंचायत राज में ये जो नियम कर रखा है ये वर्तमान में लागू है, वर्तमान में लागू है 1995 वाला। तो आप लिखो इसको, तीसरे नंबर का पॉइंट चल रहा है इसमें।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1995 के तहत, 95 थोड़ी 94, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत किसी जनप्रतिनिधि के 3 या इससे अधिक संतानें हैं, 3 या इससे अधिक संतानें हैं, 3 या इससे अधिक संतानें हैं, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। सीधी सी बात करें, अयोग्य करार कर दिया जाता है, अयोग्य करार दे दिया जाता है, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। परंतु परंतु 1995 से पूर्व, परंतु 1995 से पूर्व जितनी भी 1995 से पूर्व जितनी भी संतान हैं, जितनी भी संतान हैं, उनमें से एक ही संख्या काउंट की जाती है, गिनी जाती है, अंग्रेजी लिख दो चाहे, काउंट की जाती है या गिनी जाती है, तथा 95 बाद वाली संतानों को, 1995 के बाद वाली संतानों को पूर्ण रूप से गिना जाता है, पूर्ण रूप से गिना जाता है। अभी लैंग्वेज तो आपके थोड़ी सी ऐसे ऊपर से जारी होगी, लेकिन ये ऊपर समझ में आ गया आपके। परंतु परंतु जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाता है, जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाता है, जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाता है, जुड़वा बच्चों को एक ही संतान माना जाता है। अब ये उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं, तीनों बातें इसमें क्लियर हो गई दोनों लाइनों में। एक प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब आप गलत देंगे और आप इस प्रश्न को ही लिखेंगे। पहले एक बार समझ लो, प्रश्न ये है, ग्राम सभा पढ़ाई थी मैंने, कौन से अनुच्छेद में है? 243 ए में है। ग्राम सभा में गणपूर्ति होती है, 4 ऑप्शन, 1/3 से, 1/10 से, 33% से या 30% से। ग्राम सभा में गणपूर्ति होती है, कम से कम कितने सदस्य ग्राम सभा में उपस्थित हों जिससे कि उसकी गणपूर्ति होती है। एक बार मैं पुनः रिमाइंड करवा दूं आपको, केंद्र में संसद का कोई सा भी सदन हो, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, गणपूर्ति 1/10 से होती है, ठीक है। राज्य विधानमंडल में चाहे विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, गणपूर्ति 1/10 से होती है, बिल्कुल क्लियर है। पंचायत राज में चाहे नगरीय निकाय हो चाहे आपका पंचायत राज हो, इनमें 1/3 से गणपूर्ति होती है। लेकिन अब स्पेशली ये प्रश्न पूछा गया है, ग्राम सभा को अंडरलाइन भी कर दिया मैंने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ माजरा विशेष होगा, इसलिए पूछा जा रहा है। नहीं, सी नहीं है, यहाँ पर बी रखेंगे, बी इसलिए रखेंगे, आप याद करो, ग्राम सभा में, केवल ग्राम सभा में और पंचायत राज और नगरीय निकाय में सब जगह 1/3 का प्रावधान है, परंतु केवल ग्राम सभा में 1/10 का प्रावधान किया गया है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि ग्राम सभा में पदेन सदस्य कौन होते हैं, तो उसी गांव के सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं, यानी उसमें भाग ले सकते हैं। तो सभी मतदाता, इसका मतलब जैसे एक गांव के अंदर 4000 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 4000 लोग हैं, तो 4000 की गणपूर्ति 1/3 से की जाए तो बहुत ज्यादा हो गई, और मान लो 4000 की 1/10 से की जा रही तो 400 ही लोग हो गए, तो 400 तो मिठाई पानी खाने के लिए आ जाते हैं, पंचायत में ऐसे बैठे रहते हैं, चाय की थड़ियों पे बैठे रहते हैं, है ना।
तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1/10 का विधान केवल ग्राम सभा में किया गया है और बाकी सब में 1/3 का है। क्लियर है? तो अगली लाइन में लिख लो, ग्राम सभा में गणपूर्ति, ग्राम सभा में गणपूर्ति 1/10 से होती है, 1/10 से होती है। केवल एकमात्र यही, केवल एकमात्र यही, केवल और एकमात्र एक ही बात है क्या? केवल एकमात्र यही ऐसा ऐसा स्तर है जहां पर गणपूर्ति 1/3 से न होकर, गणपूर्ति 1/3 से न होकर 1/10 से होती है। क्योंकि 1/10 से होती है क्योंकि ग्राम सभा में, क्योंकि ग्राम सभा में उसी गांव के, ग्राम सभा में उसी गांव के सभी मतदाता, उसी गांव के सभी मतदाता पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। यानी संख्या ज्यादा होती है इसलिए 1/10 रख रहे हैं, यदि संख्या कम होती है तो 1/3 का प्रावधान है। क्लियर है? मैंने पंचायत राज और नगरीय निकाय दोनों टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं। राज्यपाल पढ़ा दिया, विधानसभा और विधान परिषद पढ़ा दी है, और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ा दी है। तुलनात्मक रूप से विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ा दिया है। पंचायत राज और नगरीय निकाय हो गए हैं। अब आज हमारा जितने भी राज्य स्तर के आयोग है ना, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो राज्य स्तरीय आयोग में सबसे पहले है उच्च न्यायालय। अधिकांश परीक्षाओं में उच्च न्यायालय का प्रश्न बनता है, तो आज का टॉपिक डाल लो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। देखो, मैंने आपको ये राज्यपाल के सिलसिले में बताया था, एक बार गौर करो। राज्यपाल के सिलसिले में बताया था कि एक राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया जा सकता है, बताया था। उसी प्रकार एक राज्य के हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया जा सकता है, यानी प्रभार दिया जा सकता है। यह दोनों के दोनों प्रावधान 7वां नंबर का संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमारे संविधान में संशोधन करते हुए किया गया है। पढ़ा रखा है मैंने, दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं। भारत में, बाद में लिखना मैडम, भारत में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इन दोनों को क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया है। एक राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है, उसी प्रकार एक राज्य का उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है। वरना नियमानुसार बात करें कि एक राज्य के उच्च न्यायालय को उसी राज्य का क्षेत्राधिकार दिया गया है, संविधान सम्मत बात है। अब आप कहेंगे कि कौन से अनुच्छेद में हाईकोर्ट की बात की गई है, तो याद करो, मैंने दो अनुच्छेद पढ़ाए थे आप लोगों को। एक पढ़ाया था संविधान में अनुच्छेद 123, ये राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और इस अध्यादेश जारी करने की शक्ति को, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के समान है। राज्य में राज्यपाल करेगा, लेकिन इसको याद करने के लिए दो को पहले एक को बाद में। तो यहां अनुच्छेद कैसा हो जाएगा? 213 के तहत राज्य का राज्यपाल भी राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है केंद्र में राष्ट्रपति के पास में और राज्य में राज्यपाल के पास में है। लेकिन अनुच्छेद याद करने का तरीका मैंने कैसे बताया था? डिजिट चेंज करते हुए, वरना बाकी तो अभी यहां लिखा था 89 जोड़ करके पढ़ते हैं, लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे हैं। और दूसरा अनुच्छेद कौन सा है? एक तो ये हो गया, और दूसरा है हाई कोर्ट वाला। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय होता है। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय का संबंध संविधान के अनुच्छेद 124 में है, 124 में है।
कितने में? 124 में। किसका है? राज्य का। अच्छा, ये ऊपर से भी कुछ होता होगा ना, राज्य में इस प्रकार का विधान है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब राज्य में हाईकोर्ट जो होता है ना, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो अनुच्छेद कौन सा? 124। अब इसमें भी डिजिट चेंज करना। हाईकोर्ट का वर्णन संविधान में 214 में किया गया है। तो अब आपका क्लियर हो गया, एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इस बात की जानकारी संविधान के अनुच्छेद 214 में दी गई है। लेकिन 214 में दी गई है, लेकिन एक राज्य का उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है, यह अधिकार इसको 1956 में एक्स्ट्रा दे दिया है। कोई दिक्कत? ओके। फिर बात करें कि हाईकोर्ट जो होता है, इसका वर्णन संविधान में, संविधान का जो भाग 4 है, सॉरी भाग 6 है ना, इसमें है। और कहां से स्टार्ट होगा? 214 से लेकर के 231 तक में इसका वर्णन है, पूरी जानकारी लिखी हुई है। अब इतने सारे अनुच्छेद नहीं, आप तो एक अनुच्छेद याद कर लेना कि एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कौन से में? 214। याद हो गया। और 214 को कैसे याद किया? कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 124 में, और 124 को डिजिट चेंज करो, 2 को पहले एक को बाद में लिख दिया, तो 214 के तहत राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया है। लेकिन एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है, और ये बिल्कुल शाश्वत सत्य बात है। कैसे कर सकता है? वर्तमान में, वर्तमान की स्थिति बताऊं, 21 हाई कोर्ट हुआ करते थे भारत में, समझना। उसके बाद में 3 हाई कोर्ट और जोड़ दिए, 3 और बन गए। कब? 2013 में नवीन बन गए। फिर उसके बाद में एक हाई कोर्ट और बन गया, एक हाई कोर्ट और बन गया 2019 में। तो वर्तमान में कितने हो गए? 21 3 4 24 25। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान में? तो आपका जवाब होगा, उसमें से, इन 25 में से 6 तो संयुक्त है, और 19 एकल है। ये तो संयुक्त है। संयुक्त का मतलब जानते हो ना, एक से अधिक राज्यों का संचालन कर रहे हैं। और 19 एकल है। एकल का मतलब जैसे राजस्थान हाई कोर्ट केवल राजस्थान का ही देखता है, गुजरात का अलग, गुजरात का अलग देखता है ना। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश को देखता है। लेकिन 6 संयुक्त हो गए और 19 एकल हो गए। इस प्रकार से टोटल वर्तमान में कितने हैं? 25। तो ये जो बात है ना, एक से अधिक राज्यों का संचालन करने वाली, एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा, ये 1956 में निर्धारित किया गया। तभी जाकर के वर्तमान में राज्यों की संख्या ज्यादा और हाई कोर्टों की संख्या कम है। काम चल रहा है। ये सबके समझ में आ गया। इसमें तो आपका केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को भी, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारा मुंबई हाई कोर्ट है ना, मुंबई, मुंबई वाला, मुंबई हाई कोर्ट, इस मुंबई हाई कोर्ट के अधीन ये 4 आते हैं। देखो, डी, डी, एम, जी, मुंबई हाई कोर्ट के अधीन कौन कौन आ रहे हैं इस मुंबई हाई कोर्ट में? डीडीएमजी। डीजी का मतलब दादर नागर हवेली, हवेली, ये हवेली, दमनदीव, और महाराष्ट्र, और गोवा। तो अब देखो, 4 का संचालन कर रहा है एक ही उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है ना, वो गुवाहाटी का है, आपको पता है, गुवाहाटी। 4 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, नामी, इस प्रकार से याद करते हैं। लेकिन अब आप ये समझो, इनको ये अधिकार एक से अधिक देने का कौन से संविधान संशोधन में किया? लेकिन हमारे तो कोर्स में राज्य सरकार का है, राज्य का है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ में आ गया कि वर्तमान स्थिति के मुताबिक एक राज्य का उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके। मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, या लिखवा दूं? एक लाइन लिख ही लो, मैं बोल के लिखा देता हूं। हेडिंग तो आपने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट लिख ही दिया। अनुच्छेद लिखो 214, इसके नीचे अनुच्छेद लिखो 214, और 214 में डिटेल लिखो, राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। परंतु, परंतु
सातवां संविधान संशोधन, परंतु सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक राज्य का उच्च न्यायालय, एक राज्य का उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है, एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है। जैसे वर्तमान में एक से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है, जैसे वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में, अब ऐसे लिखना लाइन बना करके, 21 + 3 + 1 बराबर 25, 21 + 3 + 1 बराबर 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आपने 21 + 3 + 1 लिखा ना, तो ये 3 प्लस कब हुए हैं? 2013 में। 3 के नीचे लिख लो 2013 में 3 बने और 2019 में 1 बना। अमरावती, अमरावती वाला है ना, ये 2019 में बना है, लॉकडाउन में ही। हाँ, 2013 में तो 3 बने। हाईकोर्ट भारत में 21 हुआ करते थे, हाईकोर्ट भारत में पहले, फिर 2013 में 3 और जुड़ गए, प्लस कर रहा हूं उनमें, और फिर एक ये हमारा 2019 में अमरावती आंध्र प्रदेश वाला और जुड़ गया, तो वर्तमान में कितने हो गए? 25, है ना। नवीनतम का नाम भी लिख लो भाई, है ना, आंध्र प्रदेश में अमरावती वाला नवीनतम हो गया। तो आप लिख रहे थे 25, है ना, जबकि राज्य 28 हैं, जबकि राज्य 28 हैं। राज्य तो कितने हैं? 28, और ये कितने 25 ही हैं। इनमें, इनमें लाइन पूरी कर लेते हैं, इनमें 6 संयुक्त, 6 संयुक्त और 19 एकल उच्च न्यायालय हैं। 6 संयुक्त और 19 एकल, सिंगल हाई कोर्ट, मतलब एक राज्य के लिए एक, 19 एकल उच्च न्यायालय हैं, 19 एकल उच्च न्यायालय हैं। अब आप ये बॉक्स बना लो एक, ये चार चार चौकड़ी में ये नाम लिख लो, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद ये है, और इसका ये हो गया, हाई कोर्ट का ये है, और सुप्रीम कोर्ट का ये है, ऐसे करके ये बॉक्स बना दो, ताकि बॉक्स में दोनों, क्योंकि हाई कोर्ट, राज्यपाल भी आपके कोर्स में है और हाई कोर्ट भी आपके कोर्स में, ये चौकड़ी बनी हुई है ना, ये चौकड़ी बना लो। चौकड़ी में क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश का अनुच्छेद याद हो जाएगा, राज्यपाल के अध्यादेश का अनुच्छेद याद हो गया, और हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद याद करना है केवल, और अनुच्छेद में वो डिजिट चेंज वाली बात है बस, और बाकी में तो 89 प्लस करते हैं, ये इनमें दोनों में डिजिट चेंज होती है। और आप मानोगे नहीं, ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में ये अनुच्छेद जरूर आते हैं, ज्यादातर में, मतलब डिजिट चेंज वाला। अच्छा, आपके राज्यपाल भी कोर्स में हो गया, हाई कोर्ट भी हो गया। अब देखो शॉर्टकट में आप यहां समझना कि उच्च न्यायालय जो होगा उसमें न्यायाधीश कितने होंगे, यानी न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, संख्या निर्धारण कौन करेगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट की स्थापना या है तो उसका विघटन, तो ये स्थापना से संबंधित इसका निर्धारण कौन करेगा, बताओ। हाँ, ये दोनों लाइनें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनिए। किसी भी न्यायालय, हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण तो कौन करता है, और किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की जावे, इसका निर्धारण कौन करता है ना। तो दोनों के जवाब आपको याद होने चाहिए। किसी भी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति महोदय करता है, और किसी भी राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना का निर्धारण संसद करती है, संसद कानून बना के तो करेगी।
तो इसका मतलब आपकी ये समझ में आया कि हाई कोर्ट के अंदर चाहे मुख्य जज हो चाहे अन्य जज हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, ये लोग अपना त्यागपत्र किसको देंगे, और इसको इनको पद से हटाएगा कौन, ये देखना। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे और पद से भी राष्ट्रपति हटाएगा, परंतु शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो ये प्रश्न आएगा आपके, निम्नलिखित लाइनों में से असंगत को छांटिए। मैडम बाद में उतारना, मैं लिखवा दूंगा। असंगत को छांटिए, वो आएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दी जाती है और पद से भी राष्ट्रपति हटाता है। अब असंगत किसको छांटोगे? शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। याद रह जाएगा क्या? क्योंकि राज्य का मामला है, शपथ राज्यपाल दिला रहा है और बाकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। और नियुक्ति राष्ट्रपति किस प्रणाली द्वारा करता है? कोलेजियम। कोलेजियम कोलेजियम एक प्रणाली है जिसमें न्यायाधीशों की एक परामर्श मंडली होती है, उस परामर्श मंडली के परामर्श से ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्लियर है? कुल मिलाकर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर और नाम बोलना होता है, बाकी सारा सिफारिश आ जाती है, सीधी सीधी बात करें तो। शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। अब मान लो जो नियुक्ति कर रहा है उसी को त्यागपत्र दिया जाएगा। जैसे आपको जो अपॉइंट करेगा, जिसके यहाँ जाकर के आपने ज्वाइनिंग की, उसी अधिकारी को जाकर के तो आप अपना रिजाइन लेटर देंगे, मत देना। नौकरी लगने के बाद में दोगे क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? हाँ भी कर रहे हो, हाँ देंगे, मत देना, है ना। तो अभी तो अखंड बेरोजगारी का त्यागपत्र है। मेरी भाषा में मैं बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ कि जो डिग्री प्राप्त कर लेता है ना, डिग्री प्राप्त करने के बाद में वो बेरोजगार नहीं बल्कि अखंड बेरोजगार हो जाता है। बेरोजगार तो 5वीं पास भी होता है, 8वीं फेल भी होता है, और जो 2-4 दिन स्कूल गया वो भी बेरोजगार होता है, लेकिन उसको अखंड बेरोजगार नहीं, उसको बेरोजगार कहते हैं। और पढ़ा लिखा डिग्री प्राप्त व्यक्ति वो अखंड बेरोजगार होता है। वो पीछे मुड़ करके काम नहीं कर सकता, वो आगे काम कर सकता है। उसका एक स्टेटस होता है, उसका एक लेवल होता है, उस लेवल से नीचे काम नहीं कर सकता। हालांकि कोरोना ने अच्छे अच्छे लोगों को काम करवा दिया। वो एक पिछले लॉकडाउन में आया भी था, उदाहरण भी बहुत चर्चा में रहा था, पत्र पत्रिकाओं में भी चला था कि एक दंपति था, उसका बढ़िया व्यवसाय चल रहा था और व्यवसाय उसका कोरोना के कारण बंद हो गया तो खाने पीने के लाले पड़ गए। उसके पास में एक एल्टो कार हुआ करती थी, उस एल्टो कार में पिज़्ज़ा बना करके और लोगों को खिलाना प्रारंभ किया उन्होंने। और दिल्ली में उसी कार में रहे, रेंट पे रहते थे, तो किराया मकान मालिक ने निकाल दिया, भाई निकल जा। तो ऐसे करके उन्होंने उस कार से अपना वापस पुनः जीवन शुरू किया और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना जीवन पटरी पर लिया है। तो कुल मिलाकर के जस्ट ये है कि अखंड बेरोजगार क्या पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, आगे देखते हैं। और बेरोजगार तो आप जानते हो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो नीचे वो जो ट्रॉलियां भरते हैं ना, वो भी भर लेते हैं। अभी मैं और गार्ड साहब यही बात कर रहे थे, मैंने कहा गार्ड साहब देखो ये खाना किसने बिखेर दिया, कि वो आया एक मतलब ज्यादा लगा रखा था, उसको पता नहीं, जो नीचे गिरी हुई उसको तो खा रहा और जो उसमें पड़ी हुई थी उसको नहीं खा रहा। तो मैंने कहा यार इसको खा दो, तो छोड़ गया इसको यहीं पर। जानकारी समाप्त हुई। त्यागपत्र भी किसको देगा? जो नियुक्त करेगा। और पद से हटाने का एक विशेष प्रक्रिया है। विशेष प्रक्रिया क्या है? संसद में एक विशेष प्रस्ताव के पारित होने पर आप इस विशेष प्रस्ताव को ऐसा कह सकते हो, इस विशेष प्रस्ताव को ऐसा कह सकते हो एक प्रकार से महाभियोग। हालांकि महाभियोग राष्ट्रपति के लिए होता है, लेकिन इस विशेष प्रस्ताव को सामान्यतः महाभियोग बोल देते हैं। कैसे विशेष प्रस्ताव? ये विशेष प्रस्ताव जो है ना, ये लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के कम से कम प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्य होने चाहिए। वी रामास्वामी 1993 हमारा एक ज्वलंत उदाहरण है, उसके खिलाफ लाया गया था। वो तो उससे पहले त्यागपत्र दे दिया। पिछली बार रेट में भी आया था प्रश्न, पहला भारत का किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया गया? तो वी रामास्वामी 1993। तो प्रस्ताव लाने के लिए कितनी क्लिष्ट कंडीशन है? 100 लोकसभा के कम से कम और 50 राज्यसभा के कम से कम प्रस्ताव लाएंगे, फिर वो प्रस्ताव पारित होगा, तब राष्ट्रपति पद से हटाएगा। आ गया समझ में? आज यहीं तक लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुलिस वाले ऐसे ही हैं।
इतना चिल्लाते हैं, मैंने कहा बेटा थोड़ी बहुत तो एनर्जी बचा के रखो, वहां थानों में भी चिल्लाना पड़ेगा आप लोगों को। भाई औरों के तो टेंशन नहीं है, लेकिन इनको तो थानों में भा भू करनी पड़ेगी ना। लिखो, किसी राज्य में, कंटिन्यू बनाए रखना, टॉपिक यही चल रहा है अपना ना। किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का निर्धारण, स्थापना का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, यानी स्थापना की जाए कि नहीं की जाए। स्थापना का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, परंतु उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, परंतु उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। निर्धारण का मतलब जानते हो ना, क्या हुआ निर्धारण का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कैलकुलेशन कौन करेगा ना, या इसका फाइनलाइज कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। तो निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति। संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जैसे वर्तमान में राजस्थान में उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर रखा है। सीटें खाली चल रही है बहुत, लेकिन निर्धारण 50 का कर रखा है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित राजस्थान में? 50 हो सकते हैं। लिख दो नीचे लाइन चेंज करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान है। 50 न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान है। पचास न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान, 50 को अंडरलाइन कर दो। फिर आगे लिखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम के, कोलेजियम के, कोलेजियम के परामर्श से, कोलेजियम के परामर्श से। देखो एक खतरनाक बात बताऊं मैं आपको, इसमें न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श देता है कोलेजियम का, मतलब सीधी बात यह है, भारतीय संसद ने एक कानून बनाया, और कानून बना करके क्या कहा, गौर से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं बनाना चाहिए था, संसद बना दी, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। संसद ने कानून बनाया और कानून बना कर कहा कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम को समाप्त किया जाए तथा एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाए। नाम क्या रखा? न्यायिक नियुक्ति आयोग। और उस न्यायिक नियुक्ति आयोग में 50% लोग राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, न्यायिक सेवा का उनका कोई अनुभव नहीं हो। एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन 101वां जिसको समाप्त किया 2015 में हुआ था, सॉरी 99वां, उसको समाप्त किया, और उसको 99वें संविधान संशोधन को समाप्त करते हुए उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? असंवैधानिक। ये हुआ ही नहीं सही। न्यायिक नियुक्ति आयोग का क्या लेना देना है? न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब जो न्यायाधीशों की भाषा ही नहीं समझता, न्याय के मामले में नहीं समझता, वो परामर्श क्या देगा कि भाई किसको न्यायाधीश बनाना है? तो अब तक का भारतीय इतिहास में एकमात्र 99वां नंबर का संविधान संशोधन ऐसा है जो असंवैधानिक करार दिया गया है। 105 हो गए वर्तमान तक, तो 99वां नंबर का असंवैधानिक हो गया है। याद रख लोगे? तो ये न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित बात है। लिखो, क्या हुआ? आगे की गुड। तो लिखो, क्या लिख रहे थे आप? कोलेजियम की सलाह से है ना, परामर्श से। फिर शपथ राज्यपाल द्वारा, शपथ राज्यपाल द्वारा, शपथ राज्यपाल द्वारा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, और पद से हटाना, अंतिम लाइन लिखो, पद से हटाना, पद से हटाने के आगे लिखो राष्ट्रपति द्वारा संसद के विशेष प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात, राष्ट्रपति द्वारा
संसद के विशेष प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात, संसद के विशेष प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात संसद के विशेष प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात, अब विशेष प्रस्ताव को अंडरलाइन कर दो और उसके नीचे लिख दो लाइन बना करके, इस प्रस्ताव को लाने के लिए, इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के 100, इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के 100 एवं राज्यसभा के 50 सदस्य अनिवार्य है। राज्यसभा के 50 सदस्य अनिवार्य है। पारित होना और वो बाद की बात है ना। यहां तक क्लियर हो गया। और कल हम इनको वेतन दिलाएंगे, इनका कार्यकाल, इनकी योग्यताएं और कार्यक्षेत्र, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, कार्य संगठन और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जानकारी समाप्त हुई।